पेज नंबर 47 है। निकाली है। अनरिकग्नाइज्ड में क्या ट्रीटमेंट है? इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो दूसरे पार्ट में 2010 के अंदर कोई ट्रीटमेंट होगी? बी पार्ट में 2010 के अंदर कोई ट्रीटमेंट होगी? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रोविडेंट फंड उसे मिलता है कब? जब वो इट्स अ रिटायरमेंट बेनिफिट। मैंने आपको बताया था ना, इट्स अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये जब बंदा छोड़ के जाता है तब उसको दिया जाता है। सही है? तो 2010 में उसको वो नहीं दिया गया होगा, 2011 में भी उसको नहीं दिया गया होगा, और 2012 में उसकी रिटायरमेंट हुई है तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ 2012 के अंदर आएगी। सही है? और 2012 के अंदर उसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी कि सबसे पहले उसकी वही बेसिक सैलरी हम लिख लेंगे क्या है, उसका जो है वो डियरनेस अलाउंस उसको कितना मिल रहा है, फिर उसका हाउस रेंट अलाउंस 2012 का ये फिगर्स उसकी ऐसे ही आ जाएंगी, और आगे फिर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड के केस में अब देखिए टोटल अमाउंट जो उसे मिल रही है वो क्या मिल रही है। असूली तौर पे जो उसे टोटल अमाउंट मिल रही होगी वो 3,91,500 उसका अपना कंट्रीब्यूशन, 3,91,500। उसके बाद उसको मिल रहा होगा 3,91,500 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और फिर इसमें क्या मिल रहा होगा 1,58,000 इंटरेस्ट। तो जो उसका अक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो तो इन तीन चीजों पे कंप्राइज करेगा। ये टोटल कितना हुआ? 391,500। इसका जरा करें टोटल। कितना हो गया? 9,41,000 9,41,000 उसका टोटल हो गया। जब 2012 में वो छोड़ के जा रहा है तो उसका जो टोटल बनेगा जो लेके जाएगा बैलेंस वो 9,41,000 होगा। अब क्या ये सारे का सारा टैक्सेबल है? इसमें से जो एम्प्लॉई का अपना कंट्रीब्यूशन है ये निकाल देना है, और बाकी जो उसने बताया है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ये टैक्सेबल है और एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो बहुत वाज़े उन्होंने बताया है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है और ये दूसरा क्या है, इंटरेस्ट क्या है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसे होता है कि आपको अक्यूमुलेटेड बैलेंस दिया होगा, ठीक है, और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन बताया होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो वही फिगर आ जाएगी। सही है? तो मल्टीपल तरीके से वो पूछ सकता है, अलग-अलग दे के भी पूछ सकता है, और वो इस तरह भी पूछ सकता है कि वो टोटल फिगर दे दे और उसमें से बता दे कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन इतना है, तो इट मीन्स कि टोटल में से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो तो बाकी क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उसने अलग-अलग दिया है तो हमने अलग-अलग उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें, 9,41 में से 391 लेस करें तो कितना हमारा है, 549,500। नहीं जी, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। बाकी बेसिक सैलरी वगैरह जैसे उसकी पहले है सारी, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। इसने भी ऐसे किया हुआ, हाँ ऐसे किया, ठीक।
ये तो इसमें सिंपल है, बिल्कुल एक ही एडजस्टमेंट है कि अगर अनरिकग्नाइज्ड होगा तो फिर वो इस तरह से उस चीज़ को पूछेगा। हमने उसकी ऐसी ट्रीटमेंट करनी है अगर अनरिकग्नाइज्ड होगा। बेसिक सैलरी कितनी बढ़ रही थी 10 माह की, इसमें 9 मंथ्स की, और थी कितनी लाख रुपया? 8,10,000 टोटल बनती है। और DNLS अलाउंस कितना बनता है? 1,20,000 और 80। अच्छा ये 1,80,000 और ये 1,60,000, 3,60,000। ठीक है, ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये इसका टोटल आ जाएगा। 2012 का इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। सिंपल है जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, और जो तीसरा पार्ट है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होनी थी? सैलरी और अलाउंसेस आने थे, प्रोविडेंट फंड वैसे ही एग्जेम्प्ट है। 2010 में, 11 में, 12 में, तीनों में वो एग्जेम्प्ट ही होगा। तो इस वजह से उसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो बताएं, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये आपकी बुक में ठहर दो।
अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट, ठीक है, और मेडिकल अलाउंस। ये MF से मुराद है मेडिकल फैसिलिटी और MR से मुराद है मेडिकल रीइंबर्समेंट। ये एक ही बात होती है, फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट, ठीक है। और MA से मुराद है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। ये 5 सिनेरियोज हैं, ये 5 सिनेरियोज हैं। MF से मुराद है मेडिकल फैसिलिटी, MR से मुराद है मेडिकल रीइंबर्समेंट, और MA से है जी मुराद मेडिकल अलाउंस, ठीक है। और TOE से जो मैंने शॉर्ट एब्रीविएशन लिखी है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपको अपनी बुक में देखेंगे तो लिखे होंगे, मैंने क्योंकि लिखना था सारा तो इसलिए जरा शॉर्ट करके लिख दिया। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है या मेडिकल रीइंबर्समेंट क्या होती है? कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉई होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉई को क्या करता है, एक मेडिकल फैसिलिटी देता है इस तरह से कि भाई आप फलाने फलाने हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है, तो आप एक कार्ड देंगे इंश्योरेंस का, तो आपका वहाँ पे जितना भी खर्चा होगा वो आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। ये एक मेडिकल फैसिलिटी है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये मैंने अभी शुरू किया है काम बताना। ये सवाल बनता है जब मैंने ये सारे सिनेरियो बता दिए हो। ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया है बताना। अच्छा जी, मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है कि अगर एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को ये कहता है कि भाई आपका जितना भी मेडिकल का जो खर्चा होगा वो हम बेयर करेंगे, ठीक है। आपने जाना है फलाने 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 हॉस्पिटल के अंदर, ये कार्ड है, ये कार्ड दिखाना है, बाकी हम जाने, आपका खर्चा जाने, कोई मसला ही नहीं, आप बस कार्ड दिखाएं और जाएं, ठीक है। इसके लिए ना नॉर्मली एक वर्ड यूज किया जाता है, आप क्वेश्चंस में भी देखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम, वो कहते हैं जी इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, मतलब ये तरीका इस तरह से होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे रहा होता है, इंश्योरेंस कंपनी आगे उन हॉस्पिटल्स को पैसे दे रही होती है, ठीक है। इसका तरीका ऐसे चलता है कि जो एम्प्लॉयर है
वो पैसे किसे दे रहा होता है? इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आगे हॉस्पिटल्स को पैसे दे रही होती है। ठीक है, ये तरीका उसका इस तरह चलता है। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे रहा होता है ना, उसको कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ डीलिंग की होती है कि हमारे इतने एम्प्लॉयज हैं, उनकी इतनी एज है, तो हम फलानी फलानी फैसिलिटी आपसे ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो रूम का रेंट इतना हम आपसे लेंगे। ठीक है, उसके खर्चों की इतनी लिमिट लेंगे या सारे का सारा खर्चा अलाउ करेंगे। तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है हम कर देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको हमें सालाना इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, हम दे देंगे। तो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देता है और इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पैसे दे रही होती है। तो इसमें अगर एम्प्लॉय इस हॉस्पिटल में जाके कोई उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो अगर उसका कोई एक्सपेंस इनकर होता है तो एम्प्लॉय जो है वो पैसे नहीं देता, क्योंकि पैसे ऐसे रूट हो रहे होते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस वाले इसे दे देते हैं, वो बाद में जब प्रीमियम जा रहा है हमारा साल का, हर साल एक प्रीमियम की अमाउंट चले जाती है, उसमें खुद ही कवर हो जाता है। तो ये होती है मेडिकल फैसिलिटी। समझ लगी है इस बात की? तो ये मेडिकल फैसिलिटी कुछ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ इसी का दूसरा नाम होता है मेडिकल रीइंबर्समेंट। मेडिकल रीइंबर्समेंट, उसके अंदर ये तरीका नहीं चल रहा होता, उसमें ये कार्रवाई नहीं चलती। उसमें जस्ट सिंपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो आप अस्पताल में जाएं, अपना एक्सपेंस करें, सारे बिल ला के मुझे दे दें, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, जितना आपका खर्चा हुआ है उस खर्चे के सारे बिल हमें ला के दें, रसीदें हमें ला के दें, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। बात फर्क है, रूट फर्क है। यहां पे क्या रूट ले रहा है? इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो रही है। उस केस में रीइंबर्समेंट के केस में इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं इन्वॉल्व, डायरेक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहां पे वो जो वर्ड यूज करेगा वो इंश्योरेंस प्रीमियम का क्वेश्चंस में यूज करेगा कि एम्प्लॉयर जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। इससे मतलब होगा कि जी मेडिकल फैसिलिटी है। ठीक है, तो रीइंबर्समेंट के केस में वो क्या करता है कि एम्प्लॉय जो है वो खर्चा करता है और वो रसीदें पकड़ता है और रसीदें एम्प्लॉयर को देता है और एम्प्लॉयर उसको सारे पैसे वापस कर देता है। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम है, वो वाली बात आपकी ठीक है, फायदा इवेंचुअली एम्प्लॉय को ही है, लेकिन फायदा देने के दो तरीके हैं। या वो ये एम्प्लॉयर की मर्जी है, वो जैसे भी दे, वो इंश्योरेंस के थ्रू आना चाहता है वैसे दे दे, वो डायरेक्ट खुद से देना चाहता है तो उसकी मर्जी है। तो इस वजह से इसको एक ही में कैटेगराइज किया है, मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट एक ही है तो इसको कैटेगराइजेशन एक ही की है, मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन कि मेडिकल फैसिलिटी क्या है और रीइंबर्समेंट क्या है? ओके अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट, अब आपकी वाली बात कि ये सिर्फ एम्प्लॉय को है या उसके पेरेंट्स को भी होती है, घर वालों को भी होती है, या हमसायों को भी उसके देते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ये होता है कि हर कंपनी का अपना अपना ट्रेंड। कुछ कंपनीज पेरेंट्स को कवर करती हैं, कुछ कंपनी पेरेंट्स को कवर नहीं करती। ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉय को कवर करती हैं। कुछ कंपनी एम्प्लॉय की पूरी फैमिली को कवर करती हैं, कुछ उसके पेरेंट्स को भी कवर करती है। कुछ हो सकता है कहती हो यार आप चाचे मामों को भी ले आया करें, कोई मसला नहीं, उसका वैसे मुझे आज तक कोई नजर नहीं आई, पेरेंट्स तक गए। ठीक है, ये इसमें नहीं होते। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी। भाई जितने लोगों को ज्यादा कवर करेंगे उतना उन्हें प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये कंपनी के ऊपर है वो आपको कितना बेनिफिट देती है। चले अब आगे चलते हैं कि अगर मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट
एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मिसाल के तौर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या, कि जब उसको एम्प्लॉयमेंट पर रखा था तो वो जो मुआहिदा साइन कराया था कि तुम्हें इतनी सैलरी देंगे, तुम्हें इतना हाउस रेंट अलाउंस देंगे, साथ साथ तुम्हें ये बेनिफिट देंगे, ठीक है, तो वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना। तो अगर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रीइंबर्समेंट, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट। इसके ऊपर हम कोई, इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, ये एग्जेम्प्ट होगी। टैक्स की नजर में, टैक्स की नजर एग्जेम्प्ट मतलब अगर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसका फायदा एम्प्लॉय को है, तो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है या जो उसको फायदा मिल रहा है, जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, देखो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, उसका फायदा कौन ले रहा है, एम्प्लॉय। तो प्रीमियम असूली तौर पे किसकी जेब से जाना चाहिए, एम्प्लॉय की जेब से जाना चाहिए ना, लेकिन वो उसके भी हाथ पे दे रहा है एम्प्लॉयर, तो ये बेनिफिट मिल गया ना। तो अगर ये बेनिफिट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो जो देने वाला इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका कोई असर नहीं है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट, क्योंकि एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, जो प्रीमियम तो हर साल दे रहा है, वो जरूरी है वो अस्पताल 5 सालों में 2 दफा गया हो, लेकिन इंश्योरेंस वालों ने प्रीमियम हर साल लेना है आपसे। यही तो उनकी कमाई है कि वो बंदे की एज और की लिहाज से, एम्प्लॉयज की एज के लिहाज से कैलकुलेशंस करते हैं और उसके लिहाज से प्रीमियम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो ओल्ड एज लोग हो जाए, पेरेंट्स को लोग इसलिए नहीं कवर करवाते कि पेरेंट्स की उम्र ज़्यादा होती है एम्प्लॉयज़ के पेरेंट्स की, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है हॉस्पिटल से जाने की, तो उसके ऊपर प्रीमियम भी ज़्यादा होता है जो इंश्योरेंस वाले लेते हैं। तो फिर अक्सर एम्प्लॉयर्स उस चीज़ को कवर नहीं करते कि यार ये तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बन जाता है, सिर्फ एम्प्लॉय तक बात रखो, उसके पेरेंट्स तक ना लेके जाओ। तो ये जो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, तो ये सारे का सारा इस केस के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि उसको फायदा है। और रीइंबर्समेंट के केस में, वो रीइंबर्समेंट में केस में आपकी वाली बात है कि जो अमाउंट उसको रीइंबर्स की जा रही है वो उसको बेनिफिट मिल गया, और वो जो बेनिफिट मिल गया वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रीइंबर्स कर दिया उसे। तो रीइंबर्समेंट में केस में मिलने वाला बेनिफिट जो वापस अमाउंट मिल गई है वो है, ठीक है, तो वो उसके अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि ये क्या हो, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बशर्ते कि। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ये सारी चीजें दे लेकिन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा, वैसे ही दे दे, तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। अगर वो एम्प्लॉयर प्रीमियम दे रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दो एम्प्लॉय की, और अगर प्रीमियम नहीं दे रहा, रीइंबर्समेंट दे रहा है, तो जो पैसे वापस उसे मिल गए वो भी सारे इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दो। सही है। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक हो तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट। अगर फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। यहां तक हजम हुई बात कि नहीं हुई? कोई क्वेश्चन? आसान है ना? तो ये आसान ही रहेगा इंशाल्लाह। मेडिकल अलाउंस, अलाउंस के बारे में आपको क्या बताया हुआ है कि ये फिक्स्ड अलाउंस है, ठीक है, जो दिया जाता है, अगर एम्प्लॉयर देता है, इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट जो हर महीने मिलती रहेगी। लॉ ने, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि सारे अलाउंस जितने भी हैं वो क्या होते हैं, नहीं, 2 में डिवाइड होंगे ना, ऑफिशियल में और नॉट फॉर ऑफिशियल में। नॉट फॉर ऑफिशियल वाले सारे क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे।
तो मेडिकल अलाउंस ऑब्वियसली नॉट फॉर ऑफिशियल ही होगा, तो ये टैक्सेबल ही होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि एग्जेम्प्ट है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी सैलरी है बेसिक सैलरी ₹1,00,000 पर मंथ। सालाना कितनी हो गई? 12 लाख। उसको मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है ₹10,000 पर मंथ। कितना बन गया साल का? 1,20,000। तो 12 लाख सैलरी है और मेडिकल अलाउंस 1,20,000 है। असूली तौर पे तो अलाउंस नॉट फॉर ऑफिशियल सारे के सारे टैक्सेबल है, लेकिन इसमें हम क्या लगाएंगे? एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% तक एग्जेम्प्ट है, ऊपर वाला टैक्सेबल है। तो बेसिक सैलरी का 10% क्या बनेगा? 1,20,000 ही बन गया ना। तो इट मीन्स कि ये कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये 10 की जगह 20,000 होता तो ये कितना बनता? 2,40,000। और बेसिक सैलरी का 10% कितना बनता? 1,20,000। तो टैक्सेबल कितना हो जाता? 1,20,000। लगी समझ? तो बेसिक सैलरी का 10% ऑफ बेसिक सैलरी इट इज एग्जेम्प्ट। क्या दोबारा होता? कहाँ समझ नहीं लगी? ये समझ लगी है 24,000 कहाँ से आया? 2,40,000। 2,40,000 बेसिक सैलरी है। इसलिए मैं कहता हूँ लिखे करें बाद में। आप लोग साथ साथ लिखने की कोशिश करते हैं। बेसिक सैलरी तो ये है 12 लाख। बेसिक सैलरी है 12 लाख रुपया पर मंथ। ये मेडिकल अलाउंस है 20,000 पर मंथ। तो मेडिकल अलाउंस 20,000 पर मंथ बना तो साल का कितना बना? 2,40,000। तो लॉ के मुताबिक मेडिकल अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है? 10% ऑफ। तो बेसिक सैलरी 12 लाख का 10% कितना बना? 1,20,000। तो 1,20,000 तक एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। तो बाकी टैक्सेबल कर दो। ठीक है, लगी समझ?